हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को। ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के प्रिपरेशंस का एपिसोड 1 है। हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का प्रिपरेशंस करेंगे BCEC LE एग्जामिनेशंस के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक एक टॉपिक को हम लोग सिलेबस से चूज करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे, यानी टू द सिलेबस हम लोग कवर करेंगे BCEC LE एग्जामिनेशंस के लिए। तो मुझे उम्मीद है आपके लिए ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का वीडियोज़ हेल्पफुल होगा। तो ये चूँकि एपिसोड 1 है, इस वजह से मैंने इतना इंट्रोडक्शन दे दिया। एपिसोड 2 से डायरेक्ट मैं शुरू करूँगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं एपिसोड 1 में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को। यहाँ पर आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कोड दिख रहा है, सब्जेक्ट कोड है, इससे आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होता क्या है। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को डिफाइन करने के लिए बेसिकली डेफिनेशंस का ऐसे नीड नहीं होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट जो कि पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होता है। ऐसे तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सर आइजक न्यूटन जो थे उन्होंने भी एक डेफिनेशंस दिया है। वो उनके अकॉर्डिंगली जो डेफिनेशंस है वो कहते हैं कि मैकेनिक्स हैज़ इट्स आउन ऑब्जेक्ट, द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल बॉडीज and its aim is to describe the facts concerning these motions in the simplest way। तो बेसिकली ये बात उन्होंने कहा है। तो इस तरह से यदि एक जनरल डेफिनेशंस की मैं यदि बात करूँ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, तो ये एक ब्रांच है। मैकेनिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस। ये फिजिकल साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग कंसर्न करते हैं विथ द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन का ऑफ ए बॉडीज इज सब्जेक्टेड ऑफ द एक्शन ऑफ फोर्सेस। तो बेसिकली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक सब्जेक्ट है फिजिकल, ये इंजीनियरिंग का एक ब्रांच है, फिजिकल साइंस है, जिसमें हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट के बारे में, कोई भी बॉडी का रेस्ट कंडीशन या मोशन के कंडीशंस के बारे में हम लोग उसके ऊपर जो फोर्स लगाया जाता है, मान के चलते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक बॉडी है, इसके ऊपर यदि कोई फोर्स लगाया जाता है तो इसके ऊपर ऐसा क्या एक्शन होगा, या ये बॉडी है और ये रेस्ट में है तो इसके ऊपर क्या एक्शंस होगा, इस चीज़ को हम लोग स्टडी इस तरह से हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में करते हैं। यह सिंपल समझ सकते हैं हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग कोई भी बॉडी का हम लोग फिजिकल कंडीशंस को उसका हम लोग स्टडी करते हैं। उस पर यदि कोई फोर्स अप्लाई हो रहा होता है या नहीं हो रहा होता है तो वो यदि रेस्ट कंडीशन में होता है, तो ये सभी चीज़ों को हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। ऐसे तो डेफिनेशंस आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, फिर भी यदि आप लोग चाहते हैं और भी डिटेल में डेफिनेशंस को जानने के लिए तो मैं डेफिनेशंस को एक बार बोल देता हूं, ताकि आप लोग और भी बहुत अच्छे से जैसे मैंने समझाया उस चीज़ को आप लोग सुन सकते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं यदि नोट कॉपी बना रहे हैं। ऐसे नोट कॉपी बनाने का ज़रूरत नहीं है। जितने भी कैंडिडेट्स एसके ट्यूटोरियल में डोनेट कर चुके हैं उन सभी कैंडिडेट्स को वीडियोज़ का जो ये कंटेंट है इसको PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। जो कैंडिडेट्स डोनेट करना चाहते हैं या जो डोनेट अभी तक नहीं किए हैं वो कृपया कर सकते हैं और कृपया करें, ये आप सभी फ्रेंड से रिक्वेस्ट है। आपको डोनेट करने के लिए कुछ नहीं करना है, ये वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से कुछ अमाउंट को डोनेट करना है। ये डोनेशन वाला जो फ़ी होता है ये आप ही के लिए एक्चुअली में वीडियोस के कंटेंट और नोट्स के क्वालिटी को इम्प्रूव करने में खर्च किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग डोनेट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में। तो डेफिनेशंस को देखते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस विच ट्रीट्स द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस अपॉन द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल्स बॉडीज। Engineering mechanics is the application of the principles of science of mechanics to the practical engineering problems। तो ये बेसिकली हम लोगों का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का डेफिनेशंस हो गया। अब फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य के बारे में, यानी कि क्लासिफिकेशंस ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो हम लोगों ने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को क्लासीफाई किया है, यानी कि हम लोगों ने इसको कैटेगराइज किया है।
तो आपके स्क्रीन पर आ गया है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कैटेगराइजेशंस या कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, पहला मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, दूसरा मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स। मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स में जनरली हम लोग जो पढ़ाई करते हैं वो किसके बारे में पढ़ते हैं, गैसेस के बारे में पढ़ते हैं, और किसके बारे में पढ़ते हैं, एंड फोर्सेस एंड गैसेस एंड लिक्विड्स के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, गैसेस एंड लिक्विड्स के बारे में पढ़ते हैं हम लोग फ्लूइड्स में, और हम लोग सॉलिड्स में बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, समझने का कोशिश करते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में कंफर्टेबल होंगे। यदि किसी लैंग्वेज में आपको कंफर्टेबल हैं, अनकम्फर्टेबल हैं, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं यहाँ बीच बीच में इंग्लिश वर्ड भी यूज करूँगा। ओके, तो एज वी हैव डिफाइंड द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस which treats the effect of forces upon the state of rest or state of motion of material bodies, and material bodies includes solid bodies and fluid bodies. Hence, engineering mechanics can be broadly classified into two categories. First, in mechanics of solid, and second, mechanics of fluids. Mechanics of a fluid is the study of liquids and gases at rest condition or motion condition. हम लोग मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स में जो स्टडी करते हैं गैसेस और लिक्विड्स को स्टडी करते हैं मोशन या फिर रेस्ट कंडीशन में। यदि मैं बात करूं यहाँ पर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में, तो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड को हम लोग कैटेगराइज किए हैं, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज और मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज। मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज और मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज। मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज रिलेट्स टू द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। ध्यान से समझिएगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से ये रिलेट होता है डिफॉर्मेबल। ये जो टॉपिक है ये आप लोग सिविल इंजीनियरिंग वाले इस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़े होंगे जनरली। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जब पढ़ रहे होंगे वो या पढ़े होंगे तो उसमें उनको बहुत ही अच्छे तरह से आइडिया होगा इस टॉपिक का, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेशंस का। तो इसके बाद एंड इंक्लूड्स थ्योरीज ऑफ इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। तो डिफॉर्मेबल बॉडीज में हम लोग जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वो इसका प्रॉपर्टीज़, थ्योरीज ऑफ इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का सिंपल मतलब होता है कि जैसे कि आप लोग रबड़ को आप खींचेंगे तो और खींचने के बाद उसको फिर छोड़ देंगे तो वो क्या होता है कि अगेन वो अपने शेप में रिटर्न हो जाता है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। या फिर आप और भी कुछ स्प्रिंग ले सकते हैं आप एग्जांपल में। स्प्रिंग को आप दबाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा, और जैसे ही उसको छोड़ेंगे तो वो पुनः जो है अपना जो पुराना उसका शेप है उस शेप में चला आता है। तो इसी को कहते हैं बेसिकली इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी। तो इस चीज़ को हम लोग डिफॉर्मेबल बॉडीज में हम लोग इसमें बेसिकली इंक्लूड कर देते हैं मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज़ में। लेकिन BCEC-LE एग्जामिनेशंस की यदि मैं बात करूं तो हम लोगों के लिए जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर कह सकते हैं, वो है मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। हम लोगों को ना ही मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड पढ़ना है, ना ही मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज पढ़ना है। हम लोगों को यदि पढ़ना है तो वो पढ़ना है मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज़। यदि आप लोग सिलेबस देखे होंगे तो आप लोगों को एक बेसिक सा आइडिया होगा। तो ये सभी चीज़ों को हम लोगों को सिर्फ जानना है कि ये सब चीज़ होता है, लेकिन हम लोगों को डिटेल में जो पढ़ना है वो पढ़ना है मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज़। तो चलिए देखते हैं मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज़ को हम लोग क्या करते हैं, दो भागों में कैटेगराइज किए हैं। पहला भाग है स्टैटिक एंड दूसरा है डायनामिक। तो हम लोग अब स्टैटिक और डायनामिक को समझने का कोशिश करेंगे। लेकिन स्टैटिक भाग होता है एक और दूसरा होता है डायनामिक, और डायनामिक को भी हम लोगों ने कैटेगराइज किया है काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स।
मुझे उम्मीद है आप इस बेसिक सर्किट डायग्राम को समझ गए होंगे। मैं आपको आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए मैं इस स्लाइड को क्लीन कर देता हूं, ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपको ये बेटर वे में समझ में आ सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर पुनः आ गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्टैटिक जो है, ये स्टैटिक क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो स्टैटिक कंडीशंस के बारे में यदि हम लोग समझना चाहें तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग रिजिड बॉडी के बारे में, जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। तो रिजिड बॉडी में हम लोग कहा जाता है, दो रिजिड बॉडी को हम लोग, रिजिड मैकेनिक्स को हम लोग दो भागों में कैटेगराइज किया है, एक स्टैटिक और दूसरा डायनामिक में। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा डिफॉर्मेबल बॉडीज मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। तो हम लोग इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। स्टैटिक्स जो है, ये स्टैटिक कंडीशन जो रहेगा वो कोई भी बॉडी का, वो क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले रिजिड बॉडी जो है, रिजिड बॉडी ऑफ मैकेनिक्स, ये होता क्या है इस चीज़ को समझ लेते हैं। यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट्स का क्वेश्चंस होगा कि सर रिजिड बॉडी क्या होता है। हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तभी हम लोगों का पूरा बेस स्ट्रांग होते चलेगा। तो हम लोग अब समझने का प्रयास करेंगे कि बेसिकली रिजिड बॉडी क्या होता है। आप देख सकते हैं रिजिड बॉडी के लिए मैंने यहाँ पर एक पॉइंट बना करके लिखा है, पॉइंट वाइज लिखा है मैंने, कि ए बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द स्टडी ऑफ मैकेनिक्स ऑफ ए डिफॉर्मेबल बॉडीज एंड द मशीन्स ऑफ फ्लूइड्स, मशीन्स ऑफ फ्लूइड्स। एंड सेकेंड है आपका एसेंशियल फॉर द डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर्स, मैकेनिकल कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस एक्सेट्रा इनकाउंटर्ड इन इंजीनियरिंग। तो ये तो बेसिक 2 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। लेकिन यदि इसको मैं सिंपल वे में समझाना चाहूँ तो हम लोग कह सकते हैं ए रिजिड बॉडी डज नॉट डिफॉर्म अंडर लोड। डिफॉर्म मतलब ये रिजिड बॉडी हम लोग उसी को कहेंगे यदि कोई हम लोगों का यहाँ पर लोड कोई बॉडी के ऊपर दे दिया जाए तो इसमें किसी भी प्रकार का डिफॉर्मेशन नहीं आएगा। यानी कि इस पे यदि हम लोग मान के चलते हैं ये कोई हम लोगों का एक बॉडी है और इस पे हम लोग यहाँ पर 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स लगाने के बाद इसका जो शेप है, साइज है, इसमें कोई भी तरह का चेंजेज यदि नहीं आएगा तो इस बॉडी को हम लोग क्या कहेंगे, रिजिड बॉडी कहेंगे। यानी कि आप समझ गए, किसी भी प्रकार का फोर्स लगने के बाद भी उसका जो शेप और साइज है वो यदि चेंज नहीं होगा तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रिजिड बॉडी कहेंगे। क्लियर है। और यदि उसका शेप एंड साइज चेंज हो जाएगा यानी कि वो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी को फॉलो कर देता है तो वो क्या हो जाएगा, डिफॉर्मेबल बॉडीज हो जाएगा, जो कि हम लोगों को उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। जैसा कि आप अभी टाइप में देखे थे ना, यहाँ पे हम लोगों का डिफॉर्मेबल बॉडीज भी आया था, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम लोगों को चूंकि यहाँ पर पढ़ना है रिजिड बॉडी के बारे में डिटेल में, तो रिजिड बॉडी हम लोगों के यहाँ पे है कि लोड देने के बाद यानी फोर्स लगाने के बाद भी इसका जो अंडर लोड कंडीशन में जो है इसका शेप जो है बॉडी का वो चेंज नहीं होता है, वो डिफॉर्म नहीं होता है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, रिजिड बॉडी कहेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इसी विचार के साथ हम लोग देखते हैं अब रिजिड बॉडी के, हम लोगों को रिजिड बॉडी में हम लोगों ने कैटेगराइज किया है, 2 भागों में बांटा है, पहला स्टैटिक और दूसरा डायनामिक। तो चलिए हम लोग देखते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ही, रिजिड बॉडी में ही, रिजिड बॉडी में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर बेसिक रूप से कि हम लोगों का स्टैटिक क्या होता है। स्टैटिक्स यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर होता है कि स्टैटिक्स डील्स विथ इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज अंडर एक्शन ऑफ फोर्सेस, बॉडीज में बी आइदर एट रेस्ट और मूव विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी। चलिए इसको हम लोग बढ़िया से समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली यदि मैं इसको डिफाइन करूं तो स्टैटिस्टिक्स डील्स विथ इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर एक वर्ड आ गया इक्विलिब्रियम। यदि आप लोगों का थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पता है आप सभी कैंडिडेट्स को तो बेसिकली पता होगा कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। लेकिन जो कैंडिडेट्स फर्स्ट टाइम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को ठीक ढंग से पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा लग रहा होगा इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो उनके लिए मैं एक बार समझा देता हूँ ये इक्विलिब्रियम क्या होता है, आप लोग समझ सकते हैं। ये बेसिकली एक स्टेट है बॉडी का
जिसमें कि बॉडी जो होता है या तो वो रेस्ट कंडीशन में होता है ओरिजिनली और मूविंग कंडीशन में होता है। इसको मैं इंग्लिश में डिफाइन करता हूँ, बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। इक्विलिब्रियम इज दैट स्टेट ऑफ बॉडी इन विच द बॉडी इज एट रेस्ट इफ ओरिजिनली रेस्टिंग or moving uniformly along a straight line if originally moving even under the influence of external forces acting on it. We may say equilibrium is essential a state of balance। यानी कि इक्विलिब्रियम जो होता है एक स्टेट है, यानी मान के चलते हैं हम लोग इस बॉडी को समझ रहे हैं, मान के चलते हैं कि इस बॉडी पे हम लोग 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं इधर से, और सिमिलरली हम लोग इधर से भी 50 न्यूटन का फोर्स को लगा रहे हैं। तो ये जो बॉडी है ये क्या है, ना ही हम लोगों का ये बॉडी जो है इधर खिसकेगा और ना ही ये बॉडी क्या होगा इधर खिसकेगा। तो ये बॉडी किधर रहेगा, जहाँ है वैसा ही कंडीशन में ये इस्टेब्लिश्ड रहेगा, यानी कि ये बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है इस बॉडी के ऊपर। तो इस बॉडी को क्या कहेंगे, ये बॉडी जो है अभी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। यदि मैं इधर से भी लगा दूँ इक्वल 50 न्यूटन का फोर्स और इधर से भी लगा दूँ 50 न्यूटन का फोर्स, तो हम लोग कहेंगे कि ये बॉडी जो है वो क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। यानी कि बैलेंस्ड फोर्स यदि लगेगा कोई बॉडी के ऊपर और वो रेस्ट कंडीशन में हो तो उसे क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम कहेंगे। ध्यान रहे, यदि ये मोशन में भी होता, यदि कोई ऑब्जेक्ट हो, हम लोग समझने के लिए मान सकते हैं, यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और उसके ऊपर यदि फोर्स लग रहा है और वो कॉन्स्टेंटली वो मोशन में है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो हम लोग कहेंगे वो भी जो उस कंडीशन को भी हम लोग क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम कहेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने डेफिनेशंस में यहाँ पर इंक्लूड किया है कि ये या तो रेस्ट में हो सकता है या मूव कर सकता है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो मुझे उम्मीद है आप इक्विलिब्रियम तो समझ गए होंगे कम से कम। तो यहाँ पर क्या है, हम लोग बेसिकली स्टैटिक कंडीशंस में हम लोग कोई भी बॉडी का उस कंडीशंस में स्टडी करते हैं जो स्टैटिक कंडीशंस में, जो कि रुका हुआ हो कोई ऑब्जेक्ट, उसके बारे में रुका हुआ हो या वो मूव भी कर रहा हो, तो एक बैलेंस्ड फोर्स उस पर वर्क कर रहा हो, तो उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा 2 एग्जाम्पल है, 2 फिगर है आपके स्क्रीन पर। आप इस चीज़ फिगर से भी समझ सकते हैं। जैसे देख रहे हैं कि इस चेयर पे एक बैठा हुआ है एक बंदा, और यहाँ पे इस नीचे से भी फोर्सेस लग रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं नीचे से भी फोर्स लग रहा है और ऊपर से वो जो बैठा हुआ है उसका भी फोर्स है और इस साइड से भी फोर्सेस लग रहे हैं। और ये चेयर जो है ये क्या है, चेयर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। चेयर को हम लोग कह सकते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, क्योंकि क्या हो रहा है, चारों साइड से फोर्स लग रहा है। इस वजह से ये क्या है, हम लोगों का इक्विलिब्रियम कंडीशन, यानी कि स्टैटिक कंडीशन में है हम लोगों का चेयर। इसी तरह से हम लोग दूसरा एग्जाम्पल को भी समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक किरान है जिसपे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ लोड लगा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लोड लगा हुआ है और इस साइड से ये तार से इसको खींचा जा रहा है और इस लोड से यहाँ पर लगा हुआ है इसमें लोड, तो इक्वल लोड है, मतलब जितना लोड इस वेट है इसका इस लोड का, उतना ही फोर्स से इसको भी खींचा जा रहा होगा। तो बेसिकली ये क्या है, बैलेंस्ड है। तो बैलेंस्ड कंडीशन को कहते हैं हम लोग स्टैटिक। तो स्टैटिक पोजीशंस में है, तो इसी को हम लोग कहते हैं रिजिड बॉडी को हम लोग स्टैटिक कहते हैं। दूसरा कंडीशन देखते हैं, दूसरा कंडीशन आता है हम लोगों का डायनामिक। तो रिजिड बॉडी में ही हम लोग पढ़ेंगे, रिजिड मैकेनिक्स, बॉडी मैकेनिक्स में ही पढ़ेंगे हम लोग डायनामिक्स के बारे में। डायनामिक्स डील्स विथ मोशन ऑफ बॉडीज। कोई इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कोई भी बॉडी यदि मोशन में होगा तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। तो बेसिकली आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 2 फिगर है आपके स्क्रीन पर। पहला फिगर तो है कार जो कि एक्सेलरेटेड है, जो कि स्पीड में है, मोशन में है, और दूसरा है यहाँ पर आपको एक वेव शेप सिग्नल दिख रहा है जो कि ये भी एक्सेलरेटेड फॉर्म में दिख रहा है, मोशन के फॉर्म में दिख रहा है। तो यदि डायनामिक्स को सिंपल में डिफाइन करें आप, तो बोल सकते हैं डायनामिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स विच डील्स विथ द एनालिसिस ऑफ मूविंग बॉडीज।
विच डील्स विद द एनालिसिस ऑफ द मूविंग बॉडीज। तो डायनामिक्स जो है एक ब्रांच है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जिसमें हम लोग डील करते हैं मूविंग बॉडीज के बारे में, एनालिसिस करते हैं मूविंग बॉडी जो होता है। क्लियर है। अब हम लोग क्या किए हैं, डायनामिक्स को कैटेगराइज कर दिए हैं हम लोग दो भागों में, तो हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो डायनामिक्स को हम लोग कितने भागों में कैटेगराइज किए हैं, दो भागों में, काइनेमेटिक्स और कैनेटिक्स। ये दोनों को हम लोग सिर्फ बेसिकली समझ लेते हैं, सिर्फ क्या होता है ये। तो काइनेमेटिक्स के लिए मैं बात करूं तो इसका डेफिनेशन सिंपल में मैं बोल सकता हूं, काइनेमेटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स विच डिस्क्राइब्स द मोशन ऑफ बॉडीज, which describes the motion of bodies without reference of the causes of motion, without reference of the causes of motion। मैं दो बार बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि आपको दो बार मैं सुनाना चाह रहा हूँ। इसके बाद आप यदि नोट कॉपी बना रहे हैं, नोट फेयर बना रहे हैं, तो आपको उसमें भी हेल्पफुल होगा। बात करते हैं द पैरामीटर्स विच आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट मोशन इन काइनेमेटिक्स आर पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। जो भी हम लोग पैरामीटर्स यूज करते हैं काइनेमेटिक्स में, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो हम लोग पैरामीटर्स जो यूज करेंगे रिप्रेजेंट करने के लिए मोशन में, वो हम लोग कौन कौन सा पैरामीटर यूज करेंगे, वो पैरामीटर यूज करते हैं हम लोग कोई भी पोजीशन को, वो पैरामीटर हम लोग यूज करते हैं डिस्प्लेसमेंट को, कौन सा, डिस्प्लेसमेंट को, और वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को, ये सभी जो है, एंड टाइम को भी हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं मोशन को। किसमें, काइनेमेटिक्स में। बात करते हैं हम लोग सेकेंड थिंग को समझने का कोशिश करते हैं। सेकेंड चीज़ क्या है हम लोगों के लिए, हम लोगों के लिए है यहाँ पर काइनेटिक्स है। तो काइनेटिक्स को हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। तो काइनेटिक्स जो होता है इज दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है। काइनेटिक्स भी जो है ये क्या है, ब्रांच है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। काइनेटिक्स भी जो है वो क्या है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ब्रांच है। और इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, विच स्टडीज़ द रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप पढ़ते हैं किसके बारे में, बिटवीन द म्यूचुअल इन्फ्लुएंस एंड द रिजल्टिंग मोशन, म्यूचुअल इन्फ्लुएंस एंड द रिजल्टिंग मोशन। हम लोग इसको अदर वर्ड में भी समझने की कोशिश कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स मैं डेफिनेशंस को बोल दे रहा हूँ कि इट इज़ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन, इसमें हम लोग जो पढ़ते हैं वो रिलेशनशिप बिटवीन मोशन एंड फोर्स, यानी कि बल और गति के का जो रिलेशन है उसके बारे में पढ़ते हैं। मोशन बिटवीन द मोशन एंड फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस द मोशन एंड ऑल्सो रिलेशनशिप बिटवीन फोर्सेस एंड मोशन रिस्पॉन्सिबल टू काउज फोर्सेस। एक बार फिर से सुन लीजिए। इन अदर वर्ड्स हम लोग काइनेटिक्स को डिफाइन कर सकते हैं, इट इज स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मोशन एंड फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस मोशन एंड ऑल्सो रिलेशनशिप बिटवीन फोर्सेस एंड मोशन रिस्पॉन्सिबल टू काउज फोर्सेस। In study of kinetics, relationship between force, mass and acceleration of mass is investigated. The kinematics is based mainly on Newton's second law of motion. तो बेसिकली काइनेटिक्स जो है ये किसके ऊपर डिपेंड है, ये हम लोगों का डिपेंड होता है बेसिकली किसके ऊपर, न्यूटन्स सेकेंड लॉ के ऊपर। और इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, काइनेटिक्स में फोर्स, रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ मास इज इन्वेस्टिगेटेड। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग विद द हेल्प ऑफ कुछ बेसिक और भी कॉन्सेप्ट्स, कुछ स्लाइड के हेल्प से और भी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। मैकेनिक्स के कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को समझने का प्रयास करते हैं। तो मैकेनिक्स को समझने के लिए बेसिक कुछ फंडामेंटल्स जो है, जो कि आपको पता होना चाहिए। ये चूँकि एपिसोड 1 है, इस वजह से आपको एक बेसिक सा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इंट्रोडक्शंस का ये वीडियो है। तो हम लोग बेसिक मैकेनिक्स का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आपको पता होना चाहिए। तो पहला नंबर में आता है हम लोगों का लेंथ।
लेंथ आता है, तो हम लोग लेंथ को समझने का प्रयास करते हैं। तो लेंथ नीडेड टू लोकेट पोजीशन ऑफ पॉइंट इन स्पेस एंड डिस्क्राइब साइज ऑफ द फिजिकल सिस्टम, डिस्टेंस, जियोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। इसके बाद बात करते हैं टाइम का। ए टाइम मेजर सक्सेशन ऑफ इवेंट्स, बेसिक क्वांटिटी ऑफ डायनामिक्स। ये सब बेसिक सा डेफिनेशंस है, आप लोग इसको भी पढ़ के समझ सकते हैं। फोर्स जो रिप्रेजेंट करता है द एक्शन ऑफ ए बॉडी ऑन एनोदर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय ए मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन ऑफ इट्स पॉइंट, एप्लीकेशन। फोर्स जो है ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कैसा क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इस वजह से फोर्स को हम लोग इस तरह से डिनोट करेंगे ऑलवेज। एफ पे हम लोग तीर का चिन्ह देंगे। तो फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये सब बेसिक सा डेफिनेशंस है, आप लोग इसको अपने से भी समझ सकते हैं। इसी विचार के साथ हम लोग देखते हैं मैकेनिक्स के कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को। इसमें आता है न्यूटोनियन मैकेनिक्स, यानी कि हम लोग न्यूटन्स लॉ सब के बारे में बेसिक सा आइडिया सब लेते हैं। लेकिन न्यूटोनियंस मैकेनिक्स क्या होता है, तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं लेंथ के बारे में, टाइम एंड मास आर एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट्स इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। फोर्स इज ड्राइव्ड कॉन्सेप्ट्स। फोर्स क्या है, ड्राइव्ड कॉन्सेप्ट्स, नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। फोर्स क्या है, ड्राइव्ड कॉन्सेप्ट है, नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज रिलेटेड टू द मास ऑफ द बॉडी एंड द वेरिएशन ऑफ इट्स वेलोसिटी विथ टाइम। तो मुझे उम्मीद है आपको एक बेसिक से समझ में आ रहा होगा। ये सब पार्ट थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, इस वजह से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर नीड नहीं है समझाने का। इस वजह से आप लोग इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं या सिर्फ सिंपल में समझ करके भी छोड़ सकते हैं। फोर्स कैन ऑल्सो अकर बिटवीन बॉडीज दैट आर फिजिकली सेपरेटेड, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फोर्सेस। तो फोर्स जो है बेसिकली क्या है, फोर्स हम लोगों का अकर हो सकता है किसके किसके बीच में, फिजिकली बिटवीन सेपरेटेड बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फोर्सेस। तो ये सब चीज़ों से में भी हो सकता है हम लोगों का बेसिकली फोर्स। तो फोर्स को हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फोर्स कैन ऑल्सो अकर बिटवीन बॉडीज दैट आर फिजिकली सेपरेटेड। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कुछ बेसिक फंडामेंटल्स को। तो मैकेनिक्स फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स रिमेंबर करना है आपको। ये जो पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पे स्क्रीन पे जो दिख रहा है, मास इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट डू नॉट चेंज फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, पहला पॉइंट है। दूसरा, वेट रेफर्स टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन ए बॉडी, क्वांटिटी ऑफ मास, इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड्स अपॉन द एलिवेशन एट विच द मास इज लोकेटेड। तो ये सब चीज़ बेसिकली आप लोग क्लास 9th में भी फिजिक्स में पढ़े होंगे, जब आप लोग ग्रेविटेशन चैप्टर को पढ़ रहे होंगे तो वो सब कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा। यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा तो पढ़ा तो होगा ही, आपको याद आ रहा होगा। बात करते हैं हम लोग लास्ट पॉइंट का, वेट ऑफ ए बॉडी इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। वेट ऑफ द बॉडी जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स उस बॉडी पे कितना वर्क कर रहा है, वर्किंग जो होता है, एक्ट जो होता है, इस वजह से। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है बेसिक सी बातों को आप समझ गए होंगे, मैकेनिक्स का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को आज समझ गए होंगे। तो इसी विचार के साथ आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोग एसके ट्यूटोरियल चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा और समझ में आया तो आप इस वीडियोस को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स इसी विचार के साथ आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।